शुमाइला है। मेरा एक ही भाई था और मैं सब बहन भाइयों से छोटी थी। मेरी दो बहनें मुझसे बड़ी थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी और अब भाई की शादी हो रही थी, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे थी, क्योंकि जब से बहनों की शादी हुई थी मैं घर में अकेली रह गई थी और अब भाभी के आ जाने से मेरा दिल लग जाना था। ये तस्वुर ही मुझे खुश करने के लिए काफी था। मैंने भाई की शादी के हर फंक्शन पर भाभी के साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाई थी, लेकिन जो कुछ रुखसती के बाद मेरी आंखों ने देखा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। भाभी दुल्हन बनी लाउंज में ही बैठी थी। सब मेहमान जा चुके थे। मुझे लगा अम्मी मुझे कहेंगी कि तुम अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ आओ, लेकिन अम्मी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे अब्बा ने भाई को अपने कमरे में बुला लिया। मेरा भाई जो अपनी खूबसूरत सी दुल्हन देखकर मुस्कुरा रहा था, अब्बा की आवाज पर खामोशी से उनके कमरे में चला गया। मैं भाभी के पास ही बैठकर बातें करने लगी। वो भी बहुत खुशमिजाज सी लग रही थी। मुझसे मेरी तालीम के बारे में सवाल जवाब करने लगी। मैं उस वक्त 12वीं जमात में पढ़ रही थी। मैं भाभी से अपनी दोस्तों का जिक्र करने लगी और इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन उनकी नजरें बार बार सामने अब्बा के कमरे के बंद दरवाजे पर जाकर टिक जाती। अम्मी भी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। बस मैं ही भाभी के पास बैठी थी। मुझे ये बात भी समझ नहीं आई थी कि अम्मी इतनी जल्दी क्यों सोने चली गई थी। हालांकि अम्मी शादी पर बहुत खुश थी, लेकिन जब से रुखसती करवाकर भाभी को घर लाए थे, उनका मूड मुझे बहुत खराब लग रहा था। इसलिए जाते ही मुंह फुलाए अपने कमरे में चली गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी को घर आते ही क्या हुआ है। भाभी भी कुछ चुप चुप सी थी। मेरी शादीशुदा बहनें भी खराब मूड के साथ हाल से ही वापस लौट गई थी। घर भी नहीं आई दुल्हन का अच्छा इस्तकबाल करने के लिए। आधे घंटे बाद सामने कमरे का दरवाजा खुला था। भाई बड़ी संजीदगी से कमरे से बाहर आए थे और मुझे भाभी के पास बैठे देखकर कहने लगे, तुम सोने नहीं गई? अपने कमरे में जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे भाई की बात पर हैरत हुई थी कि वो किस रूखे लहजे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो बात भाई ने भाभी से कही, वो सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। भाई कहने लगे, फातिमा तुम अब्बा के कमरे में जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। मैं जो अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी, मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने बरजुस्ता पलट कर देखा था। भाभी भी भाई को हैरत से देख रही थी कि वो उनसे क्या कह रहे हैं। अपनी शादी की पहली रात भला कौन सी दुल्हन यूं सजी संवरी ससुर के कमरे में जाती है। एक बात और कि मेरी वालदा और वालिद अलग अलग कमरे में सोते थे। इससे पहले कि मैं देखती कि भाभी क्या जवाब देती हैं, भाई ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मैं इतनी भी छोटी ना थी कि इन बातों को समझ ना सकती। मैं कमरे में आ तो गई थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बाहर था। मैं पहले तो अपने बेड पर बैठ गई कि आखिर अब्बा ने भाभी को अपने कमरे में क्यों बुलवाया था। मैं कुछ देर तो अपने कमरे में ही बेचैन सी हो रही थी, लेकिन उसके बाद मैं अपने कपड़े तब्दील करके मैंने अपने कमरे का दरवाजा जरा सा खोला। जो कुछ मुझे अपने सामने नजर आया तो मुझे उलझन में डाल गया था। भाई बाहर नहीं थे और भाभी अब्बा के कमरे से निकली थी और बेतहाशा रो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने अपने कमरे से झांक कर देखा था। रोते हुए वो अपने कमरे में चली गई। न जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल बुझ सा गया था। मेरी भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम सी भी थी। पता नहीं क्या वजह थी, क्यों रो रही थी, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे रात भर चैन से नींद नहीं आई थी। बामुश्किल मैं फजर के बाद सोई थी। मेरी आंख एक शोर से खुली थी। मैं हड़बड़ा के उठ बैठी। मुझे लगा अम्मी किसी पे चिल्ला रही थी। मैं हैरान थी कि सुबह सुबह अम्मी किस पर चीख रही हैं। मैंने झट से कंबल उतार कर साइड पर रखा और तेजी से कमरे से बाहर निकली, लेकिन सामने मंजर देखकर दंग रह गई थी। मेरी अम्मी नई नवेली भाभी पर चिल्ला रही थी। कह रही थी, मुझे जुबान चलाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। खबरदार जो तुमने आज के बाद मुझे किसी बात का जवाब दिया। चलो और जाकर किचन में नाश्ता बनाओ। मैं अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरानों परेशान थी। मेरी शादीशुदा दोनों बहनें भी अपने शोहरों और बच्चों के साथ वहाँ मौजूद थीं। मुझे हैरत सी हो रही थी कि एक दिन की दुल्हन के साथ मेरी माँ ऐसा भी रवैया कैसे इख्तियार कर सकती है। मैं तेजी से आगे बढ़ी और अम्मी से कहा, नाश्ता मैं बना देती हूँ। भाभी की अभी रात को ही तो शादी हुई है। लेकिन मेरी बात पर अम्मी बहुत नाराज हुई। कहने लगी, खबरदार जो तुमने इस लड़की की हिमायत की तो आज के बाद सारे घर के काम यही करेगी। मेरी भाभी किचन में चली गई तो मेरी बहनें कहने लगी, अम्मी हमारी तो हमारे ससुराल में नाक कट गई है कि एक इकलौता भाई जिसकी शादी इतने चाव से की और उसके ससुराल वालों ने हमें सोने की कोई चीज नहीं पहनाई। ऊंची दुकान फीका पकवान। मेरी बहन ने नफरत से कहा। तो मैं अब समझी थी कि मेरी माँ और बहनों का किस बात पर मुंह सूजा हुआ था कि मेरी भाभी जहेज इतना नहीं लाई थी। मुझे अपनी बहनों की सोच पर अफसोस हो रहा था, जबकि अम्मी भी शुरू हो गई थी। मेरा एक ही बेटा था, कितने पैसे लग गए थे उसकी शादी पर। मुझे तो
मुझे तो लगा था अमीर लोग हैं, गाड़ी तो जरूर मेरे बेटे को जहेज में मिलेगी, लेकिन नहीं, ऐसे कंजूस लोग कि बस अपनी खूबसूरत बला ही खाली हाथ हमारे पल्ले बांध दी। मेरी भाभी भी उस वक्त आराम से हुलिये में किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरी माँ और मेरी बहनों को जहेज ना मिलने का कलंक सताए जा रहा था। मेरा जी चाहा बाई के कमरे में जाऊं और उनसे कहूं कि अपनी माँ बहनों का रवैया अपनी एक दिन की दुल्हन से जाकर देख लो। जिन बहनों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तुमने खुद ही शादी देर से की। मेरा भाई सबसे बड़ा था और था भी घर वालों का नहायत ही फरमाबरदार, इसलिए बहनों की शादी पर मेरे भाई ने बहुत जहेज दिया था। और जब उसकी अपनी शादी हुई थी तो उन्हें एक तवक्को के मुताबिक कुछ ना मिला था। भाई जब कमरे से बाहर निकले तो हशाश बशाश थे। अपनी नई नवेली दुल्हन को किचन में काम करते देखकर वो भी कुछ नहीं बोले थे। अम्मी से बहुत डरते थे। मैं जानती थी कि मेरा भाई मेरी वालदा का फरमाबरदार था, इसलिए मैं जानती थी कि अम्मी जैसी ही सोच भाई की भी होगी। अभी मेरा ये अफसोस ही कम ना हुआ था कि अब्बा जब अपने कमरे से बाहर निकले तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब्बा को देखकर मुझे याद आने लगा कि भाभी दुल्हन बने रात को अब्बा के कमरे से रोती हुई बाहर निकली थी। मुझे लगा शायद अब्बा ने भी कम जहेज मिलने पर ही भाभी को ताने मारे होंगे, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। अब्बा जब नाश्ते की मेज पर बैठे तो मेरी भाभी की मेरे अब्बा को देखकर रंगत सी उड़ गई थी। बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैं भाभी के चेहरे की बदहवासी देखकर हैरान थी और अपने अब्बा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। फिर तो सबका यही रवैया भाभी के साथ शुरू हो गया था। वो हर वक्त डरी सहमी सी रहने लगी थी। सारा दिन वो काम करती रहती और रात को जब भाई घर आते तो अब्बा के कमरे में चले जाते और जब कमरे से बाहर निकलते तो भाभी को इशारा करते कि वो अब्बा के एक कमरे में चली जाए। वो बेचारी परेशान हाल सी होकर अब्बा के कमरे में जाती थी, लेकिन जब वो कमरे से बाहर वापस आती तो बुरी तरह हाँफ रही होती, पसीने से शराबूर होती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। फिर मुझे एक दिन एक ऐसी आवाज उनके कमरे से सुनाई देती जैसे वो उल्टियां कर रही हो। उनके चेहरे की नागवारी से भी यही लगता था कि जैसे वो कोई बुरा फेल करके आई हैं। मुझे जो बात शक्को शुबहात में डालती, मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर मलामत करने लगता। पूरा दिन मेरी माँ भाभी का जीना दोबर किए रखती थी और रात को 2-2 घंटे वो अब्बा के कमरे में गुजार कर वापिस आती थी और आते ही अपने कमरे में चली जाती और नहाकर वापिस आती। मुझे इस बात की हैरत थी कि अब्बा उन्हें क्यों अपने कमरे में बुलाते हैं और भाई भाभी को क्यों इशारे से अब्बा के कमरे में भेजते हैं, और मेरी माँ को भी कोई एतराज नहीं होता। एक बार फिर मेरी भाभी किचन में बर्तन धो रही थी कि मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे भाभी की फिक्र सताने लगी थी। उनकी आंखों में झलकते हर वक्त के आंसू मुझे बहुत दुख देते थे कि क्या जहेज ना देना औरत का इतना बड़ा ऐब है। मैंने घड़ी देखी, रात का 1 बज रहा था। जानती थी कि सब सो चुके होंगे, इसलिए मैं किचन में चली गई ताकि भाभी की कुछ मदद कर सकूं। लेकिन जो कुछ मैंने किचन में देखा, मैं दंग रह गई थी। मेरी भाभी के हाथ में मोबाइल था और वो किसी के साथ फोन पर बातें कर रही थी। वो मोबाइल शायद मेरे भाई का था। भाई उस वक्त सो चुके थे। हो सकता है वो चोरी छुपे से मोबाइल फोन लेकर आती हो और अपने घर वालों से बातें करती हो। कौन हो सकता है वो जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी? रो भी रही थी क्योंकि मेरी भाभी भी अपने चचा के घर रहती थी। उनके माँ बाप की एक हादसे में मर चुके थे और चचा ने रिश्ता तो भाभी का यही कहकर तय किया था कि वो उनकी बेटी है, लेकिन शादी पर भाभी को कुछ भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरी अम्मा और बाकी घर वालों का रवैया उनके साथ बहुत बुरा था। फिर एक बार भाभी ने मुझे बताया था कि उनकी चची उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखती थी, भाभी पर बहुत जुल्म करती थी। चचा की अपनी 3 बेटियां थी, इसलिए वो भला उन्हें क्यों जहेज देते। जो कुछ भी मेरी भाभी के वालिद का हिस्सा था वो सब उनके चचा अपने कब्जे में रख चुके थे। वो बेचारी तो वहां से भी जुल्म ही सहती आई थी, लेकिन वो इस वक्त किससे बात कर सकती थी, क्योंकि उनकी शादी के बाद उनके चचा चाची ने तो पलट कर देखा तक नहीं कि वो किस हाल में है। फिर मुझे ये भी लग रहा था जिसे वो बात कर रही है वो कोई मर्द है। मेरी भाभी के साथ यहाँ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा था। मेरा दम उनके बारे में सोच सोच कर घुट रहा था, लेकिन जो बात मुझे शक में डाल रही थी वो ये थी कि मेरी भाभी इस वक्त जिससे बात कर रही है वो कोई मर्द था। मेरी भाभी उसे कह रही थी, मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम नहीं जानते कि ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं, और वो शख्स जो मेरा ससुर है वो किस कदर घटिया इंसान है। काश के जो जुल्म वो मेरे साथ करता है उसकी बेटी भी वो सब सहे तो उसे पता चले। ये बात सुनकर मैं वहीं पलटकर अपने कमरे में आ गई। ना जाने वो शख्स कौन था जिससे मेरी भाभी बात कर रही थी, और अब्बा ऐसा क्या करते थे भाभी के साथ। मुझे अब्बा की हरकत खुद भी पसंद ना थी, लेकिन जिस तरह से मेरी भाभी रोते सिसक से बद्दुआ दे रही थी, मेरी रूह तक लर्ज गई थी। फिर मैंने सोचा
कि अब्बा ये क्यों नहीं सोचते कि जो कुछ वो भाभी के साथ कर रहे हैं, अगर मेरी बहनों के ससुराल वाले भी उनके साथ ऐसा करें तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे। और मेरा भाई बिल्कुल बेगैरत हो चुका है, जो खुद अपनी बीवी को अपने बाप के कमरे में भेजता है। हालांकि मेरा बाप मेरी बहनों से कहता था कि कोई जरूरत नहीं अपने ससुर की खिदमत करने की, ना ही उसके कमरे में अकेले जाने की। मेरी दोनों बहनें बहुत तेज मिजाज की थी, अपने ससुराल वालों को मचा कर रखा हुआ था, शोर भी उनके काबू में थे। और जब यहाँ आती तो भाभी की शामत लाए रखती थी। वालदा भी किसी से कम न थी, पूरा दिन मेरी भाभी के पीछे पड़ी रहती थी। दिन में 1 घंटा भी भाभी को आराम के लिए नहीं मिलता था। मैं उस वक्त भाभी की मदद कर देती थी। जब अम्मी दोपहर को सो रही होती थी, वो मुझसे कभी कभी अपने दिल की बात भी कर लेती थी। लेकिन जब भी मैं उनसे ये पूछती कि अब्बा उन्हें कमरे में बुलाकर क्या कहते हैं, तो उनकी रंगत उड़ जाती थी। एकदम उफक रंग के साथ नफी में सार हिलाने लगती। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे जिसका मेरे पास कोई जवाब ना था। मेरी भाभी मुझसे भी बात करते हुए घबराती थी। एक दिन जब भाभी मेरे अब्बा के कमरे में गई तो मैंने अम्मी से पूछा कि अब्बा भाभी को क्यों रोज अपने कमरे में बुलाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा मुझे कहर भरी नजरों से देखने लगती, कहती मुंह बंद रखा करो अपना, खबरदार जो दोबारा ऐसा कोई भी सवाल जवाब पूछा। तो मुझे अम्मी पर भी हैरत होती थी कि वो क्यों कुछ नहीं बताती। मैं अपनी भाभी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक बार मैंने भी सोच ही लिया कि मैं देखूंगी कि आखिर अब्बा कमरे में भाभी के साथ क्या करते हैं। मेरा भाई मेरे बाप से बहुत डरता था, इसलिए जो बात अम्मी या अब्बू कह देते वो कभी उसके खिलाफ नहीं चलता था। एक दिन जब भाभी कमरे में गई, कुछ देर बाद मैं भी अब्बा के कमरे में जाने के बहाने से उठ गई कि जाकर देखूं तो मेरी अम्मा ने मुझे फौरन से टोक दिया, कहने लगी खबरदार जो तुम कमरे में गई। तो मैंने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे अब्बा से काम है। अम्मी ने कहा जब तक तुम्हारी भाभी कमरे में है तुम नहीं जाओगी, चलो जाओ अपने कमरे में। एक रात तो जो कुछ मेरी आंखों ने देखा सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात को किचन में जाने लगी, मुझे प्यास लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं लाउंज से होती हुई किचन की तरफ बढ़ने लगी, सामने लाउंज का दरवाजा खुला था। मैं ये सोचने लगी रात के पहर दरवाजा किसने खोला है। मैं जब दरवाजे से बाहर आई तो मेरी भाभी सेहन से होते हुए छत की तरफ जा रही थी। मैं ये सोच रही थी उस वक्त वो छत पर क्या करने जा रही हैं। मैं भी उनके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही छत पर पहुंची तो मैंने छुप कर देखा मेरी भाभी एक नौजवान के गले लगकर रो रही थी। ये देखे तो मैं सांस लेना ही भूल गई। वो उस शख्स से भी यही कह रही थी कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। कौन था वो शख्स? भाभी का क्या लगता था, कोई आशिक? मैं वापस लौट आई, मुझ पर घबराहट सी तारी थी। ये सब क्या हो रहा था? एक तरफ तो मेरी भाभी मजलूम बनी हुई थी और दूसरी तरफ ये कौन सा रूप था जो मैं देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा सबको जगाकर भाभी की असलियत बता दूं। मैं जैसे ही लाउंज के अंदर आई कि अपने कमरे में वापस जा सकूं, तो लाउंज के सामने मेरा भाई खड़ा था। भाई को देखकर मेरे रहे सहे औसान भी खता हो गए। वो मुझसे कहने लगे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? मैं तो परेशान ही हो गई कि क्या जवाब दूं। मैंने कहा मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए ताज़ी हवा के लिए बाहर आ गई। वो कहने लगे अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ है? पूरे घर में नजर नहीं आ रही। ये सुनकर तो मैं और भी घबरा गई थी कि क्या कहूँ और क्या नहीं। मैं अभी इसी शशोपन में मुब्तला थी कि भाभी भी आ गई। भाभी को देखकर तो उसके भी होश उड़ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें बचा लिया। मैंने कहा मैं और भाभी दोनों ही बाहर सहन में बैठे थे। मेरी बात सुनकर भाभी कुछ दंग सी रह गई थी। कहने लगी कि हाँ मैं इसके साथ ही सहन में बैठी थी। मेरा भाई मुतमिन सा हो गया था। उस वक्त तो मेरी भाभी अपने कमरे में चली गई, लेकिन अगले रोज मेरी भाभी मेरे कमरे में आकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि मैंने उसे बचा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया छत पर क्यों गई थी और जो शख्स छत पर था वो कौन था। कहने लगी वो मेरा भाई है, जिसे चचा ने बचपन से ही घर से निकाल दिया था कि बड़ा होकर कहीं अपना हिस्सा ही ना मांग ले। मेरा भाई कहीं छोटी मोटी नौकरी करता था, इसलिए मेरी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो खुद को एस्टेब्लिश कर चुका है और मैं बहुत जल्द ही यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे भाभी की बात सुनकर हैरत हो रही थी। मैंने कहा आपने पहले बताया ही नहीं कि आपका कोई भाई भी है। वो कहने लगी मैं क्या बताती, इस घर में आते ही मुझ पर जुल्मों सितम शुरू हो गए थे। मुझे तो लगा था मेरी आजमाइश शादी के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो जबर मुसलसल है। मैंने पूछा कि क्या आप मेरे भाई को छोड़ देंगी? कहने लगी तुम्हारा भाई मेरे लिए बोलता ही नहीं है, कोई आवाज ही नहीं उठाता। मैं ऐसे शख्स के साथ क्या जिंदगी गुजारूं? उनकी बात तो दुरुस्त थी। कहने लगी तुम्हारे वालिद भी अच्छे इंसान नहीं है, मैं वो सब नहीं कर सकती। मैंने कहा अब्बा आपसे क्या करवाते हैं? मेरी भाभी कहने लगी किसी दिन खुद जाकर देख लेना। मैंने भाभी से कहा कि आज मैं आपके कपड़े पहनकर अब्बा के कमरे में जाऊंगी, आप मेरे कमरे में खुद को बंद कर लेना। वो मेरी बात मान गई। रात को भाभी के कपड़े पहनकर मैं उनके कमरे में चली गई।
लेकिन मैंने घूंघट में अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मुझे देखकर मेरे अब्बा यही समझे कि मैं पापी हूँ। फिर मेरे अब्बा ने कहा कि मैं काला अमल सीख रहा हूँ, इसलिए मुझे ये जिंदा मुर्गियां हलाल करके दो, मुझे उनका खून गिलास में डाल कर दो। ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए थे। मेरे अब्बा कौन सा अमल सीख रहे थे। अब्बा ने 3 जिंदा मुर्गियां निकाल कर कहा कि इसे काट कर उसका खून गिलास में डाल कर दो, मैं पीऊंगा। फिर बोले कि आज आखिरी अमल है, इसके बाद जो चाहूं जिन्नात से करवा सकता हूँ। ये कहकर वो कुछ उल्टा सीधा पढ़ने लगे, लेकिन मैंने मुर्गियों के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा बाप कोई ऐसा अमल सीखे। शायद भाभी इसी वजह से घबराती थी, उल्टियां करती थी, नहाती थी। मुझे भी ये सब कुछ सोचकर गिन ही आ रही थी। मैं ये अमल कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने जब अपना दुपट्टा ऊपर किया तो अब्बा देखकर दंग रह गया। मैंने कहा, अब्बा मैं आपको ये नहीं करने दूंगी, ये गलत अमल है। मेरे वालिद मुझे देखकर हैरतज़दा रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा, मैं भाभी को अपने कमरे में जबरदस्ती बंद करके खुद जानबूझकर यहाँ आई थी, ताकि आपको एक गलत फेर से रोक सकूं। मैंने कहा, अब्बा ये सख्त गुनाह है, ऐसे गलत कलमात को पढ़कर आप अजाब के मुर्तकिब हो गए हैं। मैं रो रो कर उन्हें समझाने लगी तो वो खामोश हो गए। कहने लगे, मैं ये इसलिए सीखना चाहता था कि मैं दौलत कमा सकूं। मेरे समझाने का ये नतीजा निकला कि अब्बा इस काम से हट गए। फिर मैंने भाभी से कहा कि वो अपने भाई से मेरी शादी करवा दें। मैं अपने घर वालों से ये कहूंगी कि अगर आपने भाभी पर जुल्म किया तो इसका बदला आपका भाई मुझसे लेगा। भाभी को मेरा ये मशवरा अच्छा लगा था। इस तरह उन्होंने मेरी शादी अपने भाई के साथ करवा दी। मेरे घर वालों का रवैया भी भाभी के साथ ठीक हो गया। मेरी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करने से 2 घर बच चुके थे। मैंने अपनी भाभी को बचा लिया था और उन्हें जुल्म से निजात भी मिल गई थी।